Students, now in today's video we are going to do some important questions on electric potential and equipotential surface. देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है. ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया एग्जाम में. यहाँ पर मैंने लिखा है कि दिल्ली में जो सीबीएसई का एग्जाम है उसमें 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन इसके अलावा भी बहुत बार बहुत जगह पूछा गया है. Draw equipotential surfaces corresponding to electric field that uniformly increases in magnitude along z direction. देखिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है. हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बताने हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो कि z एक्सिस के अलोंग है. मतलब कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, x एक्सिस के अलोंग, सॉरी z एक्सिस के अलोंग. लेकिन इसकी डायरेक्शन तो z एक्सिस के अलोंग है, ओके, ये बात तो ठीक है, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है जैसे ही हम z एक्सिस की ओर जा रहे हैं. z एक्सिस की ओर जाते हुए E का जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है. देखिए, इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको बताने, ओके. आप जानते हैं, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर. डी आर इज द डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस, बिटवीन इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस. देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्सिस के अलोंग है और घट रहा है. आपको ये पता है कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन E इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, जो E है वो डी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उतना ही उस रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेसिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो उतना ही कम होगा. डायग्राम देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है z एक्सिस के अलोंग, बट इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कॉन्टिन्यूसली घट रहा है एज वी मूव फॉरवर्ड अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घट रहा है तो ऑब्वियसली घट रहा है नहीं, बढ़ रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्योंकि कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है जैसे जैसे हम z एक्सिस की ओर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस है इक्विपोटेंशियल सरफेसिस के बीच में वो घटता चला जाएगा. यहां पर कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस. यहां कितना डिस्टेंस है, देखो, और घट गया. फिर हम और आगे बढ़े तो और घट गया. समझ में आई बात? इस तरह से आपको दिखाना है इक्विपोटेंशियल सरफेसिस फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा. हमने कुछ नहीं किया, हमने इस तरह के पैरेलल सरफेसेस दिखा दिए, बट इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कॉन्टिन्यूसली घटता चला जा रहा है जैसे हम z एक्सिस की ओर बढ़ रहे हैं. अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2014 में सीबीएसई के अंदर पूछा गया है और कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है. देखिए, टू चार्जेस Q and minus 2Q are kept at d distance apart. Find location of point relative to charge Q at which potential due to this system of charges is 0. दो चार्जेस हैं, एक Q और दूसरा माइनस 2Q. ये आपस में d डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, ओके. हमें उस पॉइंट की लोकेशन बतानी है जहां पर पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस 0 है. इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल 0 है वो जगह हमें बतानी है, ओके. देखिए, मान लीजिए वो पॉइंट O है. मान लीजिए वो पॉइंट जो है जहां पर नेट पोटेंशियल 0 है वो पॉइंट है O, ओके. इस पॉइंट O का डिस्टेंस Q चार्ज से मान लीजिए है A. तो ऑब्वियसली जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, d माइनस ए. ये डिस्टेंस a है तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना, d माइनस ए. अब इस Q चार्ज के कारण O पर पोटेंशियल कितना, k बाई ए मानते हैं, k बाई ए. और इस माइनस 2Q चार्ज के कारण O पॉइंट पर पोटेंशियल कितना, ये लिखा हुआ है यहां पर k इंटू माइनस 2Q बाई डी माइनस ए. इन दोनों का जो सम है वो 0 आना चाहिए. इन दोनों का सम जो है वो 0 आना चाहिए. तो k को बाहर ले लिया तो अंदर क्या आ गया, 1 बाई ए माइनस 2 बाई डी माइनस ए. अब a इंटू डी माइनस ए एलसीएम ले लिया
अंदर क्या बचा, d माइनस ए और माइनस 2a। बहुत सिंपल है, इसको 0 रख दिया, वैल्यू कितनी आ गई आप देख रहे हैं, बाकी तो 0 होगा नहीं। ये ऊपर वाली टर्म क्या है, ये ऊपर वाली टर्म d माइनस 3a, d माइनस 3a, ये टर्म क्या होगी 0 होगी। तो यहां से a कितना आ गया, d/3। a की वैल्यू d/3 है तो ऑब्वियसली d माइनस a कितना 2d/3। तो इसका मतलब हमें वो पॉइंट का डिस्टेंस मिल गया दोनों चार्जेस से जहां पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। ये डिस्टेंस कितना, इस a की वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये कितनी d/3 और ये वैल्यू कितनी 2d/3। इस पॉइंट O से Q चार्ज का डिस्टेंस कितना d/3 और -2Q चार्ज से डिस्टेंस कितना d माइनस a। कौन सा ये पॉइंट, जहां पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करने के लिए बोल रहा है ये क्वेश्चन, पहले ही बता देता हूं 2019 और 2011 दिल्ली का जो पेपर है उसमें पूछा गया है और वास्तविकता में इससे ज्यादा बार पूछा गया है। इससे भी ज्यादा कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज सच दैट Q ग्रेटर देन 0 और ड्रा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज सच दैट Q लेस देन 0। आर दीज सरफेसेस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, इफ नॉट एक्सप्लेन व्हाई। हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करने हैं किसके लिए, उस चार्ज के लिए जो कि Q ग्रेटर देन 0 है और उस चार्ज के लिए जिसमें Q लेस देन 0 है। देखिए पहले तो आप ये देखिए कि ये प्लस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर जाएंगी। तो अब इसके आसपास हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा कर दी है, ये वैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और कंसेप्ट वही रहेगा कि पहली बात इक्विपोटेंशियल सरफेस जब भी ड्रा करने हैं तो वो कैसे ड्रा करने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल शेप के हैं और इन सब की ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कैसे है वो ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि पहले काफी बार इसको बता चुका हूं। तो ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं जो कि स्फेरिकल सरफेसेस हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं और ये प्लस Q चार्ज इन सब कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के सेंटर पर आ रहा है। तो अब आप देखें कि इस रीजन में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो इनके बीच में डिस्टेंस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम है। जैसे जैसे मैं चार्ज से अवे जा रहा हूं, दूर जा रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड घटने से क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की घट रही है तो उससे क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर है। इसी तरह से अगर चार्ज नेगेटिव है, Q लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, तो बाकी सारा काम वही रहेगा नेगेटिव चार्ज के लिए। केवल इतना ही फर्क है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पहले ये आउटवर्ड थी अब ये इनवर्ड हो जाएगी, बाकी तो वही रहेगा, बाकी तो कोई फर्क होगा नहीं। क्योंकि आप देख रहे हैं इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो यहां पर चार्ज के कहीं भी अगर चार्ज प्रेजेंट है तो हमेशा ध्यान रखिए उस चार्ज के जितना नजदीक हम रहेंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है और चार्ज से जितना दूर जाते आते हैं उतना इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाता है। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में दूरी कम है, इससे दूर जाते जा रहे हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में जो दूरी है वो बढ़ती चली जा रही है। और ये भी एक सी पार्ट इसमें पूछा गया है, सी पार्ट में ये पूछा गया है, आर दी सर्फेसिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, इफ नॉट एक्सप्लेन वाई। क्या ये सर्फेसिस इक्विडिस्टेंट हैं, अगर नहीं है तो क्यों ऐसा है, क्यों नहीं है, तो वो मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, बार बार एक ही बात को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वाई कैन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। किसी कंडक्टर के अंदर, जैसे कंडक्टर आप देख रहे हैं डायग्राम में, क्वेश्चन ये पूछ रहा है इस चार्ज कंडक्टर के अंदर चार्ज क्यों नहीं रहता भाई, बाहर ही क्यों रहता है सारा का सारा चार्ज। जो भी इस कंडक्टर को मैं चार्ज देता हूं, चाहे वो किसी भी शेप का कंडक्टर क्यों ना हो, जो भी मैं इसको चार्ज देता हूं सारा का सारा बाहर ही रहता है, अंदर कोई चार्ज जाता ही नहीं। कारण क्या है ये बताना है। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एक क्लोज्ड वॉल्यूम कंसिडर कर लेते हैं। इस वॉल्यूम को हमने V लिया, अब ये क्लोज्ड सरफेस है,
इस क्लोज्ड, ये क्लोज सरफेस है, आप मानते हैं इस क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। हर जगह यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जब वैल्यू जीरो है तो जब मैं इस क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगाऊंगा, सॉरी गॉस लॉ लगाऊंगा, तो वो क्या हो जाएगा, जब ई जीरो है तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। जब सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जीरो, इसका मतलब क्यू कितना, जीरो। इसका मतलब कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा कंडक्टर के अंदर। ध्यान रखिए, एक कंडक्टर के अंदर ना तो चार्ज एग्जिस्ट करता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ई भी जीरो होता है और क्यू भी जीरो होता है। जो भी चार्ज हम इसको देते हैं वो सारा का सारा बाहर ही रह जाता है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं जाता। ओके, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन है नेक्स्ट, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू जीरो डज इट मीन दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज आल्सो जीरो। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो है। तो इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए, चार कंडक्टर, अभी हमने देखा कि चार कंडक्टर के अंदर इनसाइड उसके इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, जीरो होता है। लेकिन आप जानते हैं कोई भी चार कंडक्टर है उसके अंदर पोटेंशियल तो होता है। मान लो एक स्फेरिकल, सिंप्लिसिटी के लिए स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया हमने, तो स्फेरिकल कंडक्टर है तो मान लो इसकी रेडियस आर है तो इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर। और अगर मैं अंदर बात करूं, अंदर कितना, तो वो भी के क्यू बाई आर, बाहर भी के क्यू बाई आर, अंदर भी के क्यू बाई आर। तो पोटेंशियल कितना, जितना अंदर उतना ही बाहर, सेम, हर जगह सेम। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल जीरो नहीं होता। ओके, अब इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन है, अगर कहीं पोटेंशियल जीरो है तो क्या इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। नो, इसका भी आंसर क्या है, नो। आंसर क्या है कि देखो, इसको मैं डायग्राम से बता देता हूं। देखो, ये हमारी एक डाइपोल है, डाइपोल, ये एक डाइपोल है। इसकी जो ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये जो इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक है, यहां पर कोई भी मैं पॉइंट देखूंगा तो यहां पर V जीरो होता है बट E नॉन जीरो होता है। इस इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं भी, अगर आप किसी डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर कहीं भी देखेंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर अगर कहीं भी कोई पॉइंट आप देख लेंगे, वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है बट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है। तो क्वेश्चन ये था, क्या ऐसा हो सकता है कि जहां पर पोटेंशियल जीरो है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो। तो आंसर है नो, ऐसा जरूरी नहीं है। जहां पोटेंशियल जीरो है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। किसी चार्ज कंडक्टर के परपेंडिकुलर क्यों होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, देखिए, ये एक चार कंडक्टर है, फिगर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर दिखाया गया है। वास्तविकता में ऐसा ही होता है। हम क्या करते हैं, प्रूव करने के लिए उल्टा मान लेते हैं। उल्टा ये मानते हैं कि मान लो ये एंगल सपोज थीटा है, ये एंगल थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना रहा है सरफेस के साथ, और ये थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। मान लो ऐसा है, सपोज अगर ये एंगल 90 डिग्री से कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस चार कंडक्टर के सरफेस के साथ बना रहा है, तो ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ना कोई कंपोनेंट इलेक्ट्रिक सरफेस के अलोंग होना चाहिए। मान लो वो कंपोनेंट क्या है, ई डैश। मान लीजिए वो कंपोनेंट कितना है, ई डैश। तो अब ये कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश है जो कि चार कंडक्टर के सरफेस के अलोंग है, तो इसका मतलब यहां पर जो चार्ज रखा हुआ है वो भागने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करना शुरू कर देगा, इट विल स्टार्ट मूविंग। ओके, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो भी चार्ज जिसको दिया जाता है वो स्टैटिक सिचुएशन में रहता है, वो मूव नहीं करता, वो कभी भी मूव नहीं कर रहा होता। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन अदर देन 90 डिग्री एंगल बनाए विद द सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार कंडक्टर के सरफेस के साथ 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट throughout the volume of the conductor and has same value as on its surface. Why? पोटेंशियल की वैल्यू जो जितनी चार कंडक्टर के अंदर होती है उतनी ही इसके सरफेस पे होती है। कारण क्या है बताओ।
देखो इनसाइड ए कंडक्टर E इक्वल टू जीरो, इसका मतलब माइनस डी वी बाई डी आर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब डी वी इक्वल टू जीरो। डी वी इक्वल टू जीरो का मतलब डी वी क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल बदल ही नहीं रहा, वो कांस्टेंट है, तो थ्रू आउट पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। ये हमने प्रूव करके बता दिया। ओके, अब अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन एन इरेगुलरिटी शेप्ड कंडक्टर। मैं सीधे सीधे आपको डायग्राम की सहायता से इसको समझाता हूं। मान लो एक इरेगुलर शेप का कोई चार्ज कंडक्टर है जिसको चार्ज दिया गया है, तो इस तरह का जो कंडक्टर है उसके अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग होती है। ऐसा क्यों? कारण ये है, देखो एक सिंपल देखो, जैसे मान लो ये इसके दो पार्ट समझ लो, इस चार कंडक्टर के दो अलग अलग रीजन ले लो। एक तो यह नुकीला वाला जो पॉइंटेड है, एक ये प्लेन वाला। ये नुकीला वाला रीजन है तो इसका मतलब यहां सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है तो सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई 4πr²। आप देखो ना ध्यान से, ये सरफेस एरिया कम है तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा, मान लो ये एक छोटा सा सरफेस एरिया है, तो इसका जो छोटा सा स्फीयर यहां बनेगा उसका सरफेस एरिया भी कम होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई 4πr²। अगर सरफेस एरिया नीचे वाला ये डिनोमिनेटर घट गया तो ऑब्वियसली सिग्मा बढ़ जाएगा। और यहां पर क्या होगा, मान लो ये है, सपोज ये देखो, ये एक पार्ट है इसका, ये एक, यहां पर आप देखो सरफेस एरिया कितना बड़ा है। सरफेस एरिया बड़ा तो मैं इसका एक स्फीयर मान लो यहां कंस्ट्रक्ट करूं इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो स्फीयर का एरिया भी ज्यादा आएगा। एरिया ज्यादा आएगा तो इसका मतलब 4πr², ये नीचे वाली चीज ज्यादा है, नीचे वाली चीज ज्यादा है, इसका मतलब सिग्मा घट जाएगा। तो इसलिए एक इरेगुलरली शेप्ड कंडक्टर, चार कंडक्टर के अलग अलग सरफेसेस पर, अलग अलग पॉइंट्स पर सरफेस चार्ज डेंसिटी एक जैसी नहीं होती, वो अलग अलग होती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज की वीडियो का हम। क्वेश्चन ये है, मैं सीधा पहले आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, मान लो चार कंडक्टर है, ऑब्वियसली चार्ज ही होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। ये कोई चार कंडक्टर है तो वो ये कह रहा है कि इसके सरफेस पर कहीं भी, चाहे यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो ये होती है। ऐसा प्रूव करने के लिए बोल रहा है वो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ऐसा प्रूव करके दिखाओ, ऐसा वो कह रहा है। वो कह रहा है ऐसा प्रूव करके दिखाइए, ऐसा होता है। देखिए इसके लिए हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, चार कंडक्टर है मान लीजिए, इसके ऊपर चार्ज है तो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमने क्या किया, एक छोटा सा एक सरफेस अज्यूम कर लिया ऑफ सरफेस एरिया ds। सरफेस एरिया कितना है, ये ds, इसके ऊपर एक छोटा सा सरफेस एरिया अज्यूम कर लिया ds। ओके, और ds सरफेस एरिया के आर पार एक सिलेंडर मान लिया, सिलेंडर अज्यूम कर लिया, छोटा सा सिलेंडर जो कि जिसका एक पार्ट इस कंडक्टर के बाहर है और एक पार्ट इसके अंदर है। फिर से बता रहा हूं, हमने ये प्रूव करना था कि एक चार कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो वेक्टर फॉर्म में इतनी होती है, कितनी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एन कैप यूनिट वेक्टर है पॉइंटिंग अलोंग ई वेक्टर। इसके लिए, ऐसा प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, इस चार कंडक्टर के ऊपर कोई छोटा सा सरफेस एरिया ds लिया, इस ds सरफेस एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग एक सिलेंडर अज्यूम कर लिया जिसका कुछ पार्ट कंडक्टर के बाहर था और कुछ पार्ट कंडक्टर के अंदर है। ओके, कुछ पार्ट बाहर, कुछ पार्ट अंदर। ओके, तो अब ये देखिए कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मानते हैं। क्यों जीरो है, क्योंकि चार कंडक्टर के अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है वो बाहर ही एग्जिस्ट करता है। ओके, तो अब इस सरफेस एरिया के लिए, ये जो बाहर वाला सरफेस एरिया है, या आप सिंपल शब्दों में ये कहो कि इस पूरे क्लोज सिलेंडर के लिए, इस पूरे क्लोज सिलेंडर के लिए जब मैं गॉस लॉ लगाने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा, गॉस लॉ आप जानते हैं क्लोज सिलेंडर के लिए क्या होता है, ई वेक्टर। इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसको मैं यहां लिख देता हूं,
इस तरह से हम गॉस लॉ लगाते हैं। ये कंप्लीट क्लोज सरफेस के लिए है एस। ओके जी, तो जब मैं गॉस लॉ लगाऊंगा तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये लेफ्ट हैंड साइड को, ये लेफ्ट हैंड साइड को जो चीज आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद कंप्लीट क्लोज्ड सिलेंडर। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो देखिए आपको दिख ही रहा है कि इस क्लोज्ड सिलेंडर के साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा दैट विल एग्जिस्ट ओनली ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला जो कंपोनेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर वाले सरफेस के परपेंडिकुलर है, केवल इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किसी कहीं और कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो जीरो है, आप देख रहे हैं अंदर जीरो है, और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैसे ही जीरो होता है क्योंकि ई और डीएस के बीच में एंगल 90 डिग्री होती है, वो बात आप जानते हैं। तो इस क्लोज सिलेंडर को इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो कंट्रीब्यूट करेगा वो केवल ये कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा। कौन सा? ये बाहर वाले सरफेस के जो परपेंडिकुलर है। तो बस कुछ नहीं किया, आप केवल इस सरफेस के लिए, क्योंकि अंदर वाला तो कहीं कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा, केवल इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लेंगे और क्या हो जाएगा, ईडीएस, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर। ये डीएस वेक्टर है ना, ये डीएस वेक्टर है वास्तविकता में, ये जिस डायरेक्शन में एन कैप है तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वैल्यू क्या होगी, ईडीएस। और क्यू को यहां पर हमने सिग्मा डीएस ले लिया, लिख देता हूं यहां क्यू इक्वल टू सिग्मा डीएस ले लिया। ओके, क्यू को हमने यहां सिग्मा डीएस ले लिया, तो ईडीएस इक्वल टू सिग्मा डीएस बाई एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। बस यही हमने निकालनी थी, ये स्केलर फॉर्म में आई। और जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बस कुछ नहीं करेंगे, साथ में एन कैप और लगा देंगे, और एन कैप जो एक यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन वही है जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की है। बस ये हमें प्रूव करना था। वी हैव प्रूव्ड हियर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर is having this value where n cap is a unit vector perpendicular to the surface of the conductor and sigma is the surface charge density on the surface of the conductor. So I think these all problems are clear to you. We will do some more important problems related to potential or equipotential surfaces in our next videos. Thank you.